जरा सोचिए, क्या हो अगर व्यापार चलाने का, सौदे करने का और जीतने का हमारा पूरा तरीका ही असल में गलत हो। क्या हो अगर वो सबसे मजबूत रणनीति जो हमें दशकों से सिखाई गई, यानी कि हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखना, आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हो। आज की इस खास रणनीति ब्रीफिंग में हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे। हम समझेंगे कि पारंपरिक जोर जबरदस्ती और आधुनिक सहयोग के अर्थशास्त्र के बीच की जमीनी हकीकत क्या है। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा परेशान करने वाला लगे। कल्पना कीजिए कि एक बड़े सौदे में $5 मिलियन लगाकर एक शानदार जीत हासिल की गई। जश्न भी मना, लेकिन पर्दे के पीछे उसी जीत ने लंबी अवधि में $50 मिलियन की भावी संपत्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। नहीं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये एक ऐसी अदृश्य लागत है जो आज दुनिया भर के बोर्डरूम में नियंत्रण आधारित रणनीतियों की वजह से चुकाई जा रही है। आज के हमारे विश्लेषण का पूरा केंद्र यही चुनाव है। व्यापार को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ है जोर जबरदस्ती का नजरिया, इसका एक ही लक्ष्य है, पूरा मालिकाना हक, बाजार पर दबदबा और हर हाल में नियंत्रण। और दूसरी तरफ है सहयोग का नजरिया, जो विश्वास पूंजी बनाने, मिलकर शासन चलाने और साथ में मिलकर वैल्यू बनाने पर टिका है। एक का रास्ता टकराव की ओर जाता है और दूसरे का सहयोग की ओर। तो इस ब्रीफिंग में हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पुराना आर्थिक मॉडल अब क्यों टूट चुका है। फिर हम विश्वास पूंजी यानी ट्रस्ट इक्विटी को परिभाषित करेंगे। इसके बाद हम असल दुनिया के कॉरपोरेट उदाहरणों से सबूत देखेंगे और आखिर में इसे लागू करने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तो चलिए पहले खंड में उतरते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन आर्थिक सिद्धांतों पर पिछली सदी की बड़ी बड़ी कंपनियां बनी थीं, वे अब न केवल पुराने पड़ चुके हैं, बल्कि आज के माहौल में एक बहुत बड़ा रणनीतिक जोखिम बन गए हैं। अच्छा, औद्योगिक युग के तर्क को समझने के लिए इस ग्राफ को ध्यान से देखें। उस दौर में एंड्रू कार्नेगी के स्टील एम्पायर की तरह सबसे बड़ी चुनौती थी संसाधनों और सप्लाई चेन पर नियंत्रण रखना। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि जैसे जैसे एकीकरण यानी कंपनी का अपनी सप्लाई चेन पर मालिकाना हक बढ़ता था, लेन-देन की लागत जैसे सप्लायर्स के साथ मोल भाव और कॉन्ट्रैक्ट तेजी से घटती थी। इसलिए उस दौर में गणित के हिसाब से हर चीज का मालिक बनना ही सबसे असरदार और मुनाफे वाली रणनीति थी। और अब इस दूसरे ग्राफ को देखिए। ये है आज की सच्चाई। ज्ञान के युग में सारा गणित उलट चुका है। आज की सबसे कीमती संपत्ति लोहा या मशीनें नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में मौजूद ज्ञान है। और जब आप ज्ञान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो नौकरशाही की लागत, मतलब नियम, प्रोसेस, निगरानी इतनी तेजी से बढ़ती है कि ये मालिकाना हक से होने वाले किसी भी फायदे को खत्म कर देती है। ये जो सीधी ऊपर जाती हुई लाइन है, ये नियंत्रण की विस्फोटक लागत को दिखाती है, जो इसे आज की सबसे जोखिम भरी रणनीति बनाती है। तो ये गणित इतनी बुरी तरह से बदला क्यों? इसका जवाब अव्यक्त ज्ञान या टैसिट नॉलेज की अवधारणा में छिपा है। ये वो ज्ञान है जिसे आप किसी फाइल में नहीं लिख सकते। ये एक इंजीनियर का तजुर्बा है, एक डिजाइनर की क्रिएटिविटी है, एक टीम की आपसी समझ है। ये ज्ञान सिर्फ भरोसे और सहयोग के माहौल में ही बाहर आता है। इसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तो अगर नियंत्रण का पुराना मॉडल टूट चुका है, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं से हम अपने दूसरे खंड में आते हैं, विश्वास पूंजी यानी ट्रस्ट इक्विटी। और इसे सिर्फ एक अच्छी बात मत समझिए। ये ज्ञान अर्थव्यवस्था की सबसे जरूरी, नापी जा सकने वाली और रणनीतिक संपत्ति है, जो नियंत्रण की जरूरत को ही खत्म कर देती है। जोर जबरदस्ती वाली रणनीतियों की छिपी हुई लागत कितनी भयानक है, इसे समझने के लिए इस एक आंकड़े पर जरा गौर करें। रिसर्च बताती है कि हर बार जब कोई संगठन नियंत्रण आधारित जबरदस्ती वाली रणनीति अपनाता है, तो वो कम समय के लिए भले ही कुछ हासिल कर ले, लेकिन लंबी अवधि में वो बाजार मूल्य और एफिशिएंसी में 5 से 10 गुना तक का नुकसान उठाता है। यह एक ऐसा अदृश्य टैक्स है जो इनोवेशन और ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ये विश्वास पूंजी असल में है क्या? देखिए, ये कोई अस्पष्ट भावना नहीं है। यह एक मजबूत ढांचा है जो 3 मापने योग्य पिलर्स पर खड़ा है। पहला है सत्यनिष्ठा, यानी जो कहा जाए वही किया जाए। दूसरा है परोपकार, यानी ये विश्वास कि आपका पार्टनर आपके भरोसे का नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। और तीसरा है क्षमता, यानी ये भरोसा कि आपका पार्टनर अपना काम अच्छी तरह से करना जानता है। इस कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करने के लिए
स्रोत सामग्री की इस औपचारिक परिभाषा पर ध्यान दें। यह कोई मैनेजमेंट का नया फैशन नहीं है, बल्कि एक सख्त फ्रेमवर्क है जो असल दुनिया के डेटा और गहरी रिसर्च पर आधारित है। यह दिखाता है कि विश्वास केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक सोची समझी बनाई गई रणनीतिक संपत्ति है। तो ये असल में काम कैसे करता है? विश्वास पूंजी एक बैलेंस बनाने वाली ताकत की तरह काम करती है। देखिए, व्यापार में हमेशा अपने फायदे और सहयोग के बीच एक तनाव होता है। सख्त नियम और नियंत्रण इस तनाव को और बढ़ाते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसे आधार का काम करता है जो इन विरोधी ताकतों को स्वाभाविक रूप से संतुलित करता है, जिससे महंगे और थका देने वाले कंट्रोल सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सिद्धांत तो अपनी जगह है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? अब हम अपने तीसरे खंड में चलते हैं और कॉर्पोरेट जगत से दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के जरिए ठोस सबूत देखते हैं। एक कहानी है नाकामी की और दूसरी एक असाधारण कामयाबी की। सबसे पहले वॉल्वो रेनॉल्ट के विनाशकारी गठबंधन को देखते हैं। कागज पर ये एक परफेक्ट सौदा था, दोनों कंपनियों के पास बराबर की हिस्सेदारी थी, पुराना रिश्ता था, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गया, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल बराबरी के बावजूद आपसी विश्वास और एक दूसरे को प्रभावित करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। वॉल्वो के अधिकारियों को लगा कि उन पर नियंत्रण किया जा रहा है और उन्होंने सौदे को ही खत्म कर दिया। ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे कानूनी मालिकाना हक सहयोग की गारंटी नहीं दे सकता। अब इसकी तुलना न्यूमी की कहानी से करें, जो टोयोटा और जनरल मोटर्स के बीच एक जॉइंट वेंचर था, दो कट्टर दुश्मन। यहाँ मालिकाना हक बराबर नहीं था, फिर भी ये दशकों तक बेहद सफल रहा। इसका राज क्या था? उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आपसी विश्वास पर आधारित था। हर लेवल पर फैसले लेने की शक्ति साझा की गई, समस्याओं को छिपाया नहीं गया, बल्कि मिलकर हल किया गया। उन्होंने नियंत्रण के बजाय विश्वास आधारित शासन बनाया और नतीजे हैरान करने वाले थे। और ये डेटा एक और भी हैरान करने वाली बात बताता है। ये चार्ट दिखाता है कि विश्वास का प्रदर्शन पर सकारात्मक असर जो कि होता है, वो उन गठबंधनों में कहीं ज्यादा होता है जो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच होते हैं, बजाय उनके जो गैर प्रतिद्वंद्वियों के बीच होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दाव सबसे ऊंचे होते हैं और शक सबसे ज्यादा होता है, तो विश्वास बनाना सबसे शक्तिशाली रिटर्न देता है। ये जोखिम को अवसर में बदल देता है। अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं। हमने सिद्धांत और सबूत दोनों देख लिए हैं। अब इसे एक्शन में बदलने का समय है। ये एक आधुनिक रणनीतिकार के लिए एक साफ और कार्रवाई योग्य प्लेबुक है, जिसे आज से ही लागू किया जा सकता है। यहाँ 3 मुख्य रणनीतिक बातें हैं। पहला, पूर्ण नियंत्रण की मानसिकता को छोड़ दें। रोजमर्रा की वेंडर नेगोशिएशन में भी जीतने हारने की सोच से बचें। दूसरा, शक्ति के असंतुलन को पहचानें और जानबूझकर कमजोर पार्टनर को ताकत दें। उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें, फैसले लेने की प्रक्रिया को साझा करें। और तीसरा, अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ साझेदारी करने से न डरें, बशर्त ये है कि ये एक पारदर्शी, विश्वास आधारित सिस्टम पर टिकी हो। और आखिर में मैं इस ब्रीफिंग को एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूँगा। इस नई सोच को अपने रणनीतिक परिदृश्य पर लागू करने के बारे में सोचें। क्या वो कंपनी जिसे आप अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, वास्तव में आपकी सबसे बड़ी सफलता का दरवाज़ा खोल सकती है? सहयोग का अर्थशास्त्र यही बताता है कि इसका जवाब हाँ हो सकता है।